जिसको हम लॉन्च कंट्रोल बोलते हैं। लॉन्च कंट्रोल प्रोग्राम इज एक्चुअली ए DSG किलर। जो अब लॉन्च कंट्रोल में अब लोग क्या कहते हैं लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलरेटर एंड हियर वी गो। और जो लोग DSG के साथ में 0 to 100 चेक करते हैं, ड्रैग रेसिस करते हैं, तो डैट इज़ ए DSG किलर। सो DSG उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई रेव्स में रेव कर रहा होता है जिस टाइम पर ड्राइव शाफ्ट स्टॉल्ड रहती है। जब ये रोटेशन में है 2500 RPM के ऊपर इंजन के साथ में, जब एक रुकी हुई चीज़ के साथ एकदम से ऐसे पकड़ेगा तो क्या करेगा, उसको काट देगा वो। आप समझ रहे हैं बात? हमने जो टॉपिक कवर किया जी एनकैप का, भारत एनकैप का, आई होप वो लोगों को पसंद आया होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों चिल आउट करने आए थे। बिल्कुल। इवनिंग का टाइम था, तो मुनीष जी मेरे साथ है, तो टाइम इज़ मनी, तो टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए जब तक हमारी चाय आ रही है। बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हमें लगता है कि इन बातों को आपकी तरफ पहुँचाया जाए तो ज़्यादा अच्छी ज़्यादा बढ़ता है। मुनीष जी, एक बड़े ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस टॉपिक पे कि जो ऑटोमेटिक चला रहे हैं टॉर्क कन्वर्टर, कोई भी गाड़ी DSG या डुअल क्लच हम कह सकते हैं, कोई भी गाड़ी है। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है बिकॉज मेरे नोटिस में आपके माध्यम से ही एक इशू आया है जहाँ पे मैंने देखा कि बैटरी सिर्फ चेंज हुई है और उनकी वारंटी के बाहर थी गाड़ी, और DSG या मैकाट्रॉनिक उड़ गया होगा जी, मैकाट्रॉनिक, तो उसको एंटरटेन भी नहीं किया। वारंटी आई थिंक नहीं, पता नहीं वो थी कि नहीं थी, बट द रीज़न वाज कि बैटरी आपकी जी डिफरेंट है। तो मुझे आई वॉज नॉट अवेयर कि बैटरी भी ऐसी चीज़ों को, या मैं कह सकता हूँ कि उसको अफेक्ट कर सकती है। बेसिकली दिस वीडियो, आई वांट दिस वीडियो टू बी वेरी क्रिस्प। एक लेमैन के माध्यम से आप मुझे बताएं कि मैं अगर घर में 1.0 ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर चला रहा हूँ और 1.5 TSI DSG चला रहा हूँ, और चाहे कोई मेरा कज़न या मेरा कोई सब्सक्राइबर Hyundai के, टाटा के ऑटोमेटिक चला रहे हैं, DCT चला रहे हैं या टॉर्क कन्वर्टर, तो उसको उसके रख रखाव के टिप्स जो हैं आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। अभी ना हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका भी एक इशू आया था। उनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, पोलो GT थी। अच्छा। उन्होंने गाड़ी जंप स्टार्ट करवाई, बैटरी ड्रेन हो जंप स्टार्ट करवाई, उसके बाद गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। अच्छा। मैकाट्रॉनिक उड़ गया जंप स्टार्ट से। मैकाट्रॉनिक इज नथिंग, इट्स अ ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो कि ब्रेन है, और वो बहुत 2 क्लचेस संभालते हैं, ऑड और इवन नंबर ऑफ गियर्स। बिल्कुल, चलो, इट्स अ ब्यूटीफुल इंजन। चलो, बट हम आज उस पर नहीं बात करेंगे। बिल्कुल ही वो बताइए कि हाँ जी, टिप्स जो आज रियल लाइफ में हम ध्यान रख सकें। लाइनअप में 1.5 जितनी भी गाड़ी हैं DSG आ रहा है, तो DSG ईरा है, तो हमें बोलना पड़ेगा बहुत क्रिस्प स्टार्टिंग। सबसे पहले जब आप DSG लेते हैं गाड़ी, 2-3 गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। गोल्डन रूल्स में आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू DQ200। ये चाहे आपका वेट क्लच है, चाहे ड्राई क्लच है, चाहे Hyundai का DCT है, DQ250 है, DQ500 है इवन। सो अगर ट्रैफिक लाइट्स में अगर आप लॉन्ग स्टॉल पे हो, या ऑब्वियसली जब हम चल रहा होता है रेड लाइट पर 180 सेकंड्स, सो अगर एनीथिंग अबव 45 या 50 सेकंड्स, जस्ट पुट द गियर लीवर इनटू द न्यूट्रल पोजीशन। अब आप कहेंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब दोस्तों, मैंने जो बताया था कि DSG में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो फ्लाईव्हील इज अ वेयर एंड टियर कंपोनेंट। फ्लाईव्हील इज अ लिंक बिटवीन द क्लचेस एंड द ड्राइव शाफ्ट। और दूसरा ड्यूल क्लचेस हैं। ड्यूल क्लचेस का कोई लेना देना नहीं होता। ड्यूल क्लचेस में उसके बेयरिंग्स होते हैं, वो ख़राब होते हैं टाइमली। वो क्यों होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो अब फ्लाईव्हील है दोस्तों की, इसमें है ड्यूल मास फ्लाईव्हील। उसका काम रहता है जर्क को कंट्रोल करना। इंजन के जो जर्क मारता है, जब इंजन रोटेशन में होता है, उस टाइम पर जब जो जर्क एक लगता है उसको कंट्रोल करता है ड्यूल मास फ्लाईव्हील। तो ड्यूल मास फ्लाईव्हील के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, उसमें टेंशन होती है जो 2 पार्ट्स में ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। फ्लाईव्हील जुड़ा होता है 2 पार्ट्स में, उसको आपस में, ये जो आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज़ द प्ले। और इसको टेंशन देने के लिए इसके बीच में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, बहुत हाई टेंशन के स्प्रिंग्स होते हैं। सो विद द टाइम जब ड्यूल मास फ्लाईव्हील जब ख़राब होता है, तो उसमें देखा जाता है कि वो प्ले बढ़ जाती है और जो टेंशन वाले स्प्रिंग्स होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं। अच्छा, एक सेकंड, यू सेड कि दिस इज वेयर एंड टियर पार्ट। इट्स अ वेयर एंड टियर पार्ट, बट आपको ब्रांड नहीं बताएगा। ब्रांड नहीं बताएगा। तो मैं अगर सिटी में चलाता हूँ ज़्यादा, या 50-50 है हाईवेज, मैं बताता हूँ, तो इसकी कितनी में मान सकता हूँ? मैं बताता हूँ। ड्यूल मास फ्लाईव्हील की खासियत है कि जब ये चल रहा होता है, जब गाड़ी आपकी मोमेंटम में होती है, स्पीड में होती है, उस टाइम पर इसका वेयर एंड टियर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये वेयर एंड टियर होता कब है? वेयर एंड टियर होता है स्लिपेज के टाइम पे। अब स्लिपेज कैसे आएगी? स्लिपेज आएगी 2 टाइम पर। अब इसमें फ्लाईव्हील जाएगा 2 रीज़न की वजह से। अब मान के चलिए आप रेड लाइट पर हैं, 150 सेकंड्स का काउंटर चल रहा है और आपने ड्राइव में डाला हुआ है। अब ड्राइव में क्या होगा कि
जो गियर बॉक्स है वो एंगेज रहेगा, गियर एंगेज रहेगा और गाड़ी क्रॉल अपना जोर लगाती रहेगी। इंजन की जो पावर है दैट विल बी ट्रांसफर टू द व्हील्स और बट उसको रोक रहे हैं, चेक कर रही है ब्रेक्स, ठीक है। तो जो ब्रेक्स हैं वो रोक रही है बट असल में पावर ट्रांसमिट हो रही है। अब हमें समझना पड़ेगा कि उसके बीच में जो स्लिपेज हो रही है पावर के बीच में वो हो रही है फ्लाईव्हील के बीच में। फ्लाईव्हील में जैसे हम क्लच देखते हैं, क्लच प्लेट देखी है आपने, उसमें रिवेट्स होती हैं। हाँ जी, रिवेट्स वैसे ही फ्लाईव्हील जो रहता है मैनुअल में उस पर भी रिवेट्स होती हैं, ठीक है। और फ्लाईव्हील के बीच में टेंशन होती है, वो स्लिप हो होकर हीट हो होकर विद सम सॉर्ट ऑफ कोरोजन, क्योंकि हीट साइकिल्स के बीच में गुजरता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि DQ200 में कि इट्स अ ड्राई क्लच यूनिट, तो एक जो वेट क्लच में जो ऑयल एक नेचुरल कूलिंग देता है, उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, वो ड्राई क्लच में नहीं आता है। सो इट्स ऑल ड्राई, तो हीट की डिस्पर्शन नहीं अच्छे से हो पाती। सो सबसे बड़ा फर्स्ट टिप है कि जब आप लंबे टाइम के लिए मोर देन हाफ ए मिनट if possible, it's a golden tip to extend the life by many fold times. I will not say it's 15%, 20%, 50%, fold many fold times. फ्लाई व्हील ऐसी चीज़ है, आप 10,000 में भी उड़ा सकते हो, आप 50 में भी उड़ा सकते हो, आप उसको 1.5 लाख भी चला सकते हो। सो लाइफ वी कैन चेक। हाँ मैं बताता हूँ। सो उसमें आपको लंबे टाइम के लिए आप पेन में डालिए, उससे क्या होगा कि ड्राइव शाफ्ट फ्लाई व्हील से दूर चले जाएगी, हट जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, फ्लाई व्हील फ्री हो जाएगा, फ्लाई व्हील अपना घूमता रहेगा, बट जो ड्राइव शाफ्ट एक्सल की है वो फ्री रहेगी। वो आपस में जब एंगेज रहेगा, पी में रहेगा, तो ये आपस में जुड़े रहेंगे और ये इसको ऐसे क्रश करता रहेगा, घुमाता रहेगा रोटेशन में। ब्रेक्स ने ही उसको रोक कर रखा हुआ है। तो ये जो एब्रेजन है आपस में, आप मेरे एक्शन में समझ पा रहे होंगे एब्रेजन है, इससे हम बच गए। इससे एक तो हीटिंग प्लस ये जो मटेरियल वाइप आउट हो रहा है, मेटल वाइप आउट हो रहा है, इससे हम बच जाएंगे। तो इससे आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 गुना अगर आप छोटी सी प्रैक्टिस रखते हैं, सिंपल रूल रखिए दोस्तों, एनीथिंग अबव 40 to 45 सेकेंड्स, पुट द गियर लीवर इनटू द एन, ब्रेक दबा के, ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये फ्लाई व्हील अपना घूमता रहे, उसमें हीटिंग जनरेट होगी, वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। जैसे आप डी में डालोगे तो इट विल अगेन, तो ये टिप, तो आप हाँ ये टिप हो गया। आप सब इसमें आसान तरीका बताओ, ऑटो होल्ड में डालिए, ऑटो होल्ड करके इसको एन में डाल दीजिए, उसमें गाड़ी भी क्रॉल नहीं करेगी, आपको ब्रेक का इनपुट नहीं देना पड़ेगा, मतलब एक तो राइट फीट का इनपुट भी आपका ख़त्म हो गया, गाड़ी भी सेफ, DSG भी फेल। दूसरा, DSG को जो हम बर्नआउट ओवर रेव हाई रेव्स में नहीं, जिसको हम लॉन्च कंट्रोल बोलते हैं, लॉन्च कंट्रोल प्रोग्राम इज एक्चुअली ए DSG किलर। जो अब लॉन्च कंट्रोल में अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलरेटर एंड हियर वी गो। और जो लोग DSG के साथ में 0 to 100 चेक करते हैं, ड्रैग रेसिस करते हैं, तो दैट इज़ ए DSG किलर। सो DSG उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है। उससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई रेव्स में रेव कर रहा होता है, जिस टाइम पर ड्राइव शाफ्ट स्टॉल्ड रहती है, जब ये रोटेशन में है 2,500 RPM के ऊपर इंजन के साथ में, जब एक रुकी हुई चीज़ के साथ एकदम से ऐसे पकड़ेगा तो क्या करेगा, उसको काट देगा वो। आप समझ रहे हैं बात को? दोनों चल रहे हैं सिंक में, इतना वेयर एंड टियर नहीं होगा, मैं सोचा नहीं सीखा। बट जब आप 2,500 RPM पर आपका इंजन रेव कर रहा है, लॉन्च कंट्रोल में होता क्या है, ये आपकी ड्राइव शाफ्ट आपकी रुकी हुई है, ठीक है, तो ड्राइव शाफ्ट रुकी हुई है, ये 2,500 RPM जब आपस में मेट करेंगे तो इट विल वाइप आउट, इट विल लाइक कट। फ्रिक्शन कितनी फ्रिक्शन कितनी होगी और हीट कितनी जनरेट होगी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ DSG किलर। सो लॉन्च कंट्रोल मोड, दीज ड्रैग रेसेस और इसकी वो रेसिंग और ऑल, आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको अग्रेसिवली लॉन्च, मैं ये नहीं कहता कि अग्रेसिव लॉन्च ही नहीं करना, कभी कभी इट्स ओके, बट हर बार उसकी जान निकालते रहना कभी भी नहीं, ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर में डिफरेंट चीज़ है, टॉर्क कन्वर्टर में ये चीज़ नहीं है, इसमें फ्लूइड्स हैं आपस में, फ्लूइड डायनामिक्स पे काम करता है, वो उस पर हम बात करेंगे, कभी अलग वीडियो बनाएंगे टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है। सो मुझे लगता है कि मेरे हैंड्स बहुत अच्छा, ये फ्लाई व्हील बन गया, ये ड्राइव शाफ्ट बन गई, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि एक मोमेंटम में चीज़ है और एक स्टॉल्ड है, जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, है ना, मटीरियल वाइप आउट होगा, हीट होगा। एक 800 RPM पे मिल रही है, एक 2,500 पे मिल रही है, 3,000 पे मिल रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऑब्वियसली थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली यू आर वाइपिंग आउट 3 times द लाइफ। एक वेयर एंड टियर जो 800 RPM पर मेट करने पर होगा और एक 2,500 पर होगा, तो ऑटोमेटिकली 3 times आपका वेयर एंड टियर बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, फ्रीक्वेंसी में भी बैड है, कभी कभी आपको करना चाहिए, कुछ फ्लॉन्ट कर रहे हो तो डेट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग
अब ऑब्वियसली अब कहीं फ्लॉन्ट करना है तो इट्स ओके, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल्ड, इट्स ओके, बट नॉट इन अ रूटीन। उसको अब्यूज़ मत करिए, आप सेडेटिवली उसको ड्राइव करिए, अच्छे से ड्राइव करिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर DSG मोमेंटम में है, अगर वो चल रहा है, आप उसको 150 की स्पीड पे चला रहे हैं, कुछ नहीं होगा उसको। जब तक ये दोनों शाफ्ट्स, दोनों चीज़ें समझ रहे हैं, एक मीडियम फ्लाई व्हील क्या है, ये मीडियम है आपस में। क्लच प्लेट क्या करती है, क्लच प्लेट का काम होता है इंजन की शाफ्ट को और ड्राइव शाफ्ट को उसके बीच में जो रहता है उसको करना। अगर ये दोनों सेम स्पीड पर हैं तो इनको आप किसी भी स्पीड पे चलाइए, 6000 RPM पे चलाइए, गाड़ी 150 पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आएगी जब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में फ़र्क होगा। यस, डिफरेंस। और ये पॉइंट आता है जब हम लॉन्च कंट्रोल करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? थ्रू आउट द रेव रेंज, अगर आप वंस यू आर आउट ऑफ द पेडल, वंस यू आर इन द मोमेंटम, तो इनकी सिंक आपस में रहती है जब तक क्लच एंगेज डिसएंगेज नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में दिक्कत। उमेश जी, एक तो आपने बता दिया कि ट्रैफिक सिग्नल पे हमने कैसे अब 40 सेकंड वाला हो गया फ्लाई व्हील की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए 20-30 सेकंड के लिए तो कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि अगर आपने ऑटोमेटिक लिया था, हम बार बार DN में डाल रहे हैं तो वो फायदा का ऑटोमेटिक। दूसरा आपने बता दिया कि लॉन्च कंट्रोल वाला काम हमने नहीं करना, वंस इन अ ब्लू मून इज ओके, बट इसके अलावा बारिश हो गई, बैटरी वाला इशू हो गया, अब दोस्तों क्या होता है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ 5-6 टिप्स ऐसे आप बताएं जो रियल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बारिश की एक जो सीन आता है, बारिश में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मल रेनफॉल का पैटर्न, नॉर्मल वाटर लॉगिंग, जो कि फिक्स होते हैं। अगर मैं ये कहूँ या ब्रांड एक ये कहे कि आपको बारिश में गाड़ी नहीं चलानी, तो ये तो एक कार का और ऑटोमोबाइल थिंग का चीज़ नलीफाई होगी। हम लेते बारिश में ही लेते क्यों हैं? बारिश में चलाना कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, या DSG के साथ में इनहेरेंट, खासकर DQ200 में और DQ250 में भी मैंने दिक्कत सुनी है ऐसी क्या होती है। अब ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन रहता है वो नीचे रहता है काफ़ी, इंजन के जो सम्प रहता है उसके लेवल पर ही रहता है। सो वहाँ पर जो क्लच पैक और मैकाट्रॉनिक की जहाँ पर आपस में मिल रहे हैं ना, वो जो सीलिंग है प्रॉपर, उसमें जो गैप है उसको नट बोल्ट के साथ में और जैम के साथ में जोड़ा गया है, तो उसमें वाटर इंग्रेस की प्रॉब्लम रहती है। सो होता क्या है, जब वाटर लेवल आप कहिए कि 1 फुट या एक सही एक डेंजर लेवल में वाटर लेवल का मानता हूँ, जब आपके अलॉय का जो सेंटर है जहाँ पे व्हील कैप होता है, लोगो होता है, हाँ जी सेंटर, वहाँ तक इज अ सेफ। एनीथिंग अबव दैट इज डेंजरस। या जो एक आपकी नेम प्लेट के ऊपर ग्रिल रहती है, ग्रिल के ऊपर ही बिल्कुल सक्शन रहता है आपका एयर का। कस्टमर क्या ध्यान रखे? कस्टमर क्या ध्यान रखे, उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपकी सिटी में कोई ऐसी दिक्कत है कि वाटर लॉगिंग है जहाँ पर गाड़ियाँ फंस रही हैं, खासकर मुंबई सबर्ब्स की बात कर रहा हूँ, मुंबई में क्योंकि वाटर लॉगिंग बहुत रहती है, 2-3-4 फुट में रहती है बिल्कुल, और गाड़ियों की फंस जाती हैं गाड़ियाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी गाड़ी है, टर्बोचार्ज है, डीजल गाड़ी है, अगर वाटर लॉगिंग में गाड़ी बंद होती है, प्लीज़ डोंट ट्राई टू क्रैंक द कार। क्रैंक नहीं, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, मैं आपको लॉजिक के साथ भी समझाऊंगा। लॉजिक एजम्पशन होती है बट फैक्ट पे बात करेंगे। दूसरी बात है, अगर मान के चलिए आपकी लोग गलती क्या करते हैं, अगर वाटर लॉगिंग से या अलॉय के हाफ के लेवल से अगर गाड़ी गुजर गई, उस टाइम पर एक ब्लंडर क्या होता है, जो कि एक इनवॉलंटरी रिएक्शन रहता है। हम लोग जब गाड़ी पार करते हैं ना, हम उसे ना इंजन बंद कर देते हैं। इंजन नहीं बंद करना, आप उसको जाइए, उसको आप N में डालिए, अलाउ द इंजन टू आइडल फॉर 2 to 3 मिनट्स। अच्छा, इससे क्या होगा, जो बैक प्रेशर होगा अंदर से, अगर कोई थोड़ा बहुत वाटर होगा अंदर, सो जो अंदर हीट होगी गेयरबॉक्स की, क्योंकि हीट से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और गेयरबॉक्स का भी टेम्परेचर अराउंड 90 to 100-105 के बीच में रहता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कई बार तो वो क्लच पैक्स बहुत होते हैं। अगर उस टाइम पर थोड़ा बहुत भी पानी हुआ, इट विल एवेपोरेट, इट विल गेट ड्राई अप, ठीक है। और रोटेशन में वो वैसे भी डिस्प्लेस हो जाता है, या अगर वो जो साइड पर जो ये आप देख रहे हैं जो कैविटी है, अगर इसमें थोड़ी बहुत इंग्रेस हुआ तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक तो पानी बाहर निकल गया, दूसरा अगर पानी थोड़ा बहुत है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और तीसरा अगर थोड़ा बहुत पानी या कुछ ड्रॉपलेट्स अंदर हैं, तो अगर वो घूम रहा है, फ्लाई व्हील घूम रहा है, तो उसकी हीट से वो इवेपोरेट हो जाएगा या फ्यूम आउट, वाइप आउट हो जाएगा। अगर हम बंद कर देंगे द होल प्रोसेस फॉल्ट्स, हाँ जी, तो उस टाइम पर वो पानी अंदर it will not dry up instantly, that will be converted into a like rusting, क्योंकि ना जब हीट साइकिल्स होते हैं, हीट साइकिल्स आयरन की गैल्वेनाइजेशन खत्म कर देते हैं, सारे पार्ट्स प्रॉपर्ली गैल्वेनाइज्ड होते हैं, बट जैसे ही टेम्परेचर 90 डिग्रीज ऊपर जाता है, जो जिंक की कोटिंग होती है वो वाइप आउट होनी शुरू हो जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन जब खत्म होगी, तो वो मेटल जो गैल्वेनाइज नहीं है, जैसे वो पानी के कांटेक्ट में आएगा,
हाइड्रोजन बबल्स के साथ में मॉलिक्यूल के साथ में आएगा तो वो रस्टिंग शुरू होगी। वो रस्टिंग के जो लेयर्स होंगे जब दोबारा से घूमेगा तो वो पाउडर आप देखेंगे, अगर पानी से फ्लाई व्हील गुजरा होगा तभी अब गियर बॉक्स खोलिए, रस्टिंग का पाउडर निकलता है प्रॉपर, इतना इतना पाउडर निकलता है ग्लास इतना, मतलब कि ये जो ग्लास है ना इतना पाउडर निकलता है। तो वो आता कहाँ से है? वो होता है कि जब रस्टिंग होती है, जब दोबारा से घूमता है तो वो पाउडर अंदर, अब वो पाउडर है मेटालिक, वो अब्रेजन के साथ में फ्लाई व्हील को विद इन नो टाइम, विद इन डेज वो खराब कर रस्टिंग करते हैं। ये हो गया। सो अगर ऐसी सिचुएशन है कि फ्लडिंग है, गाड़ियाँ फंस रही हैं, तो सीधा फंडा है दोस्तों, आपने इतना पैसा लगाया है तो आप आराम से कैब करिए। या अगर देखिए मुझे ये बोलने में ना थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, बड़ी सब्जेक्टिव थिंग है कि गाड़ी मत लेके आना, बट बाद में एक ट्रॉमा से गुजरना उससे बेटर है कि आप कैब करिए। मुझे बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, मेरे लिए भी मुश्किल है, अगर मेरे को भी कहीं कैब करके जाओ, बट अगर बाद में ट्रॉमा से गुजरना है, कॉस्ट से गुजरना है तो इट्स ओके। वैसे बारिश है, यू कैन गो, यू शुड गो। अगर अब निकल ही गई पानी से तो प्लीज़ डोंट मेक अ ब्लंडर। जब आप उसको करें तो 3 से 4 मिनट एन पर, पी पर नहीं, क्योंकि पी पर मैकेनिज्म और होता है, एन पर उसको घूमने दें, उसमें फ्लाई व्हील घूमता रहेगा तो डिस्प्लेस हो जाएगा वाटर। सो ये मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो कि जब पानी है, मेरी गाड़ी चली गई, जो कहते हैं दोबारा क्रैंक नहीं करना, नहीं, ये क्या, ये कैसे? मुझे सिनारियो बताइए आप, रियल लाइफ। वो इंजन की बात, रियल लाइफ, इंजन की बात है। मुझे रियल लाइफ सिनारियो बताइए कि मैं, मेरी गाड़ी ऑफ टॉपिक हो जाएगा, वो दिक्कत तो नहीं। नहीं, 2 मिनट में मुझे बता दीजिए। मैं चला रहा हूँ, पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है, मैंने गाड़ी बंद हो गई, एक्सीडेंटली में चला गया हूँ अंदर, गाड़ी बंद हो गई, क्या करूँ? गाड़ी ना चलाऊँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है दोस्तों, दिस इज स्पेसिफिकली टू द इंजन्स, ठीक है। सो इंजन में क्या होता है कि जो आपकी ग्रिल रहती है, लोगों की ग्रिल रहती है नंबर प्लेट के ऊपर, वहाँ से इनलेट रहता है, सक्शन रहती है जो एयर फिल्टर की तरफ जाती है, जहाँ से इंजन सांस लेता है। जैसे ही पानी उस लेवल पर पहुंचा, पानी एयर फिल्टर की कैविटी से होते हुए इनटेक मैनिफोल्ड से होते हैं इंजन में घुस गया। जब इंजन में घुसा, ऑब्वियसली कंबस्शन रुक गया, उसने उसको वाइप आउट कर दिया और इंजन बंद हो गया आपका। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, एक स्पेसिफिक, अब इसमें ये है ग्लास है, अगर तो इसमें एयर है तो इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। क्या आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाहर आएगा। आप एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करिए, जो सिलेंडर है इंजन का, ऊपर पिस्टन है, उसमें भरा हुआ पानी, वॉल्स है बंद। अगर उस टाइम पर आपने क्रैंकिंग की, इनलेट और आउटलेट वॉल्स एक्सीडेंटली बंद हैं, सो पिस्टन उसको दबाएगा। क्या आप पानी को दबा सकते हैं? नहीं। एयर दब जाएगी, ऐसे एयर ऐसे दब जाएगी, बट अगर उसमें पानी है ना तो मैं पानी को नहीं दबा सकता। फिजिकल चीज़ है ना, तो डेट इज़ अ फिजिकल मैटर। एयर इज कंप्रेसिबल, वाटर इज नॉट। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक, वो हो गया, हाइड्रोस्टैटिक डैमेज हो गया। वो होता तब है सिलेंडर के बीच में, पिस्टन ऊपर है, पानी भर चुका, दोनों वाल्व्स बंद हैं, वाटर का स्केप नहीं है, आपने क्रैंकिंग की। अब ऑब्वियसली नीचे से जो पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड, उसको धक्का मारेगा। जैसे धक्का मारा, कनेक्टिंग रॉड टूटी, ऊपर से वॉल्स बेंड हुए, प्रेशर इतना बन गया, आप पानी को नहीं दबा सकते। सो दिस इज अ वाटर हाइड्रोस्टैटिक लॉक। तो आप क्रैंकिंग करेंगे, इंजन कुछ सेकंड्स के लिए स्टार्ट भी हो जाएगा, बट इट्स अ कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर। जो आपने मनीष जी जो बोला कि 2-3 मिनट चलते रहनी चाहिए कार, वो किस सिनेरियो में थे? वो तो ये था ना कि इंजन ही आपका बंद हुआ, आपका पानी से आप गुजरे, आपने गाड़ी पार की, तो आपने चलता रहने। अच्छा, मैं ये जो हम हाइड्रोस्टैटिक लॉक की बात करें, ये तब की बात है कि पानी बहुत ऊपर चलेगा, आपकी गाड़ी बंद हो गई, इंजन ही बंद हो गया। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इंजन, दैट वाज फॉर द ट्रांसमिशन। गॉट इट, ठीक है। सो वो मॉनसून सेशन में आपको मैं डिटेल में हाइड्रोस्टैटिक लॉक के बारे में अलग से एक टॉपिक बनेगा। सो आई होप कि ये जो मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस के साथ में करता हूँ, हेल्पफुल था। पानी को नहीं आप दबा सकते। मुझे आप थोड़ा सा बैटरी वाला बताएंगे, बिकॉज आई एम रियली वरीड के ऐसी अपना, मुझे लगता है ऐसी मिसगाइडेंस। हाँ, वीडियो भी, बिकॉज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बैटरी इतना बड़ा मुद्दा है तो ये तो ब्रांड्स को भी बताना चाहिए। मैं बताता हूँ। अब मुझे लगता है वीडियो का सेकंड पार्ट, जो मेंटेनेंस टिप पर 3-4 मैंने आपको बता दिए, आई होप क्लियर है। बाकी कुछ भी अगर आप स्किप कर रहे हैं तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो